और मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग क्या देख रहे हैं, भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अभी तक हमने मूल अधिकार में कुल मिला के 3 से 4 क्लास ले लिए हैं। अभी 2 क्लास आज और एक और क्लास आएगी, तब जाकर के आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि टोटल 6 क्लास लूंगा, 6 घंटे की ये आपका शेड्यूल होती है मूल अधिकार, क्योंकि मूल अधिकार को हमने बहुत विस्तार से पढ़ाया। हर एक एक आर्टिकल 12 से स्टार्ट किया मैंने, आर्टिकल 12 से होते हुए आर्टिकल 35 तक चलूंगा भाई, और एक एक आर्टिकल को समझाते हुए प्रैक्टिकली। और नेक्स्ट दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जेपीएससी और बीपीएससी, क्योंकि आप जेपीएससी के लिए स्पेशली तो तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि हर ईयर जेपीएससी की वैकेंसी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए आपकी केवल जेपीएससी के लिए बैठे रहें। और बीपीएससी क्या है कि हर एक ईयर आपका बीपीएससी जो है वैकेंसी दे रही है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बीपीएससी स्टैंडर्ड पे जाके तैयारी करते हैं, तो मैंने कहा बीपीएससी स्टैंडर्ड, तो इसका क्या फायदा, तो देखिए जेपीएससी की बातें अगर आप कर लें तो जेपीएससी का पीटी और बीपीएससी की जो पीटी है, कंपैरिजन इसमें दोनों में अगर होगा तो भाई ये आपका जेपीएससी का पीटी आपके लिए टफ हो जाता है। अब रही बात मेंस, दोनों में मेंस के कंपैरिजन किया जाए तो मेंस में अगर आप देखेंगे तो मेंस आपका बीपीएससी का टफ हो जाता है। अब इसको भी समझिए, टफ हो जाना, आसान हो जाना बस बोलने से नहीं होता। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पीटी में यहां आपको क्या चैलेंज है आपके लिए, पेपर 1 और पेपर 2 जहां झारखंड जी के स्पेशल आपको पढ़नी होगी। और झारखंड जी के स्पेशल मतलब इसलिए टिपिकल नहीं, देखिए है तो बहुत आसान झारखंड जी के, क्योंकि अगर आपने इंडियन जीके को अच्छे से अध्ययन किया है भाई, यानी कि भारत का इतिहास आपने समझा है, भारत की पॉलिटी राजनीतिक व्यवस्था को आपने समझा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था को आपने समझा है, भारत की भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को अगर आपने अच्छे से समझा है, तो भाई झारखंड हो या चाहे बिहार हो, वो किसके अंदर है, भारत के अंदर ही है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे मेंस में जैसे जेपीएससी पूछ रहा है, अगर आपसे मेंस में झारखंड की जलवायु का वर्णन करे, तो भाई झारखंड की जलवायु से पहले भारत की जलवायु का अगर कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि वही जलवायु आपके झारखंड में भी बारिश करवाएगी, बिहार में भी करवाएगी। वही साउथ वेस्ट मानसून है ना जी, साउथ वेस्ट मानसून ही आपको क्या करेगी भाई, भारत में वर्षा और झारखंड और बिहार में भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसून वर्षा करवा रही होगी। और उससे पूर्व कौन सी चक्रवात जो आपका उठ रहा होगा बंगाल की खाड़ी से वर्षा, जिसे आप आम्र वर्षा का भी नाम देते हो, फिर लौटता हुआ मानसून का इम्पैक्ट। तो जो भारत में घटित है वही झारखंड में। लेकिन आप इतने चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तब समझेंगे या लिख पाएंगे जब आप भारत के बारे समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे ध्यान स्टूडेंट्स भारत के ऊपर बहुत ज्यादा करते हैं, यहाँ पे भारत के ऊपर ना करके झारखंड के ऊपर करते हैं। अब इसमें होता क्या, देखिए बड़ी मैं प्रैक्टिकल चीज आपसे बातें कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है या स्टूडेंट जो गलतियां करती है, मैं वो बातें कर रहा हूँ। मैं ना तो किसी चीज को आसान ना किसी चीज को टफ बता रहा हूँ। होता ये कि जब हम झारखंड के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा उनको प्रायोरिटी दे करके, तो दिक्कतें ये हो जाती कि हम झारखंड की जलवायु पढ़ रहे हैं ना कि भारत की जलवायु। तो टारगेट होना चाहिए कि हम भारत की जलवायु को समझें, क्योंकि झारखंड तो भारत के अंदर ही है ना भाई। अगर भारत में वर्षा हो रही है साउथ वेस्ट मानसून के कारण, और साउथ वेस्ट मानसून में भी सबसे अधिक वर्षा भारत में अगर बंगाल की खाड़ी मानसून से हो रही है, तो सिंपल सी बात है झारखंड में भी यही चीज चलेगी। बस थोड़ा सा झारखंड में क्या करेंगे, अब आप वहां पे थोड़ा सा झारखंड के भौगोलिक स्थितियों का वहां पे क्या कर देंगे भाई, वर्णन कर देंगे। झारखंड के पठार को जोड़ देंगे, हजारीबाग का पठार हो जाएगा, फिर आपका रांची का पठार हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब उस पठार में वहां से ऊंचाई के आधार पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उसका इंपैक्ट। अब यही बस इतना सा खेल आपको झारखंड में जोड़ करके चीजों को लिखनी होगी, झारखंड का मैप बना देना होगा। लेकिन इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप भारत की जलवायु को समझेंगे। अब भारत की जलवायु में मैंने आपको यह भी बताया कि मानसून से पूर्व भारत में वर्षा होती है अप्रैल के लास्ट और मई के स्टार्टिंग में। तो ये मानसून के कारण तो नहीं होता, क्योंकि भारत में मानसून संभावित जो तिथि बताई जाती है क्या, 1 जून। तो 1 जून के पूर्व यानी कि अप्रैल के लास्ट में और मई के फर्स्ट वीक में जो वर्षा होती है वो प्री मानसून है, मानसून के कारण तो नहीं होती है। तो वो वर्षा किसके कारण, चक्रवात के कारण। चक्रवात कौन सा, बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात उत्पन्न होती है। तो उसी चक्रवात के कारण आपका बिहार में भी वर्षा होती है, झारखंड में भी होती है, बंगाल में भी होता है, कुछ असम के पार्ट में भी होता है, दक्षिण में चले जाए तो कर्नाटक में भी देखने को मिल जाता है।
अब ये वर्षा किसके लिए, किस फसलों के लिए, तो आम के फसलों के लिए काफी अच्छा है। बिहार, झारखंड, बंगाल में इसलिए इसे आम्र वर्षा कह देते हैं। असम में चाय के लिए है, तो भाई चाय, इसे टी सावर का नाम दे देते हैं। आप कर्नाटक में यहाँ पे कहुआ का फसल होता है इस चक्रवात में वर्षा के कारण, तो इसे कहुआ वर्षा का नाम दे देते हैं। तो भाई देखिए, इसको आप झारखंड से जोड़ के देंगे कि आम्र वर्षा, प्री मानसून भी वर्षा होती है, एक आपने दे दिया। फिर अक्षांश के कारण आपने समझा दिया, यानी कि सूर्य की स्थिति चेंज होने के कारण सूर्य जब लंबवत होती है कहाँ पे भाई, कर्क रेखा पे या मकर रेखा पे, तो कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा से, अब मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य ऊपर चलेगी तो उससे पहले क्या बनेगा आपका ITCZ बनेगा, बताया था ना भाई। ITCZ मतलब क्या है, लो प्रेशर जोन। और प्रेशर, हवा किधर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये देखिए, इतना अब यहाँ डिटेल नहीं करूंगा, नहीं तो फिर ये भूगोल हो जाएगा आज का सेशन। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप झारखंड को जोड़ दे देते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कमियां। तो होता क्या है, झारखंड की जलवायु को आप समझ नहीं पाते हैं अच्छे से, क्योंकि भारत की जलवायु आपने समझा नहीं है। अब उसके कारण आपका मेंस खराब हो जाता है, जेपीएससी मेंस। क्योंकि भाई जेपीएससी मेंस में एक सवाल आपको झारखंड से जोड़ के आएगा, तो भाई मेंस में आपको लिखना होता है 400 शब्दों में, 500 शब्दों में। तो आप लिखेंगे तब जब आपके पास जानकारी, रट करके तो आंसर राइटिंग नहीं होगा ना भाई। रट करके कुछ परिभाषाएं आप लिख पाएंगे, कुछ फैक्ट लिख पाएंगे, लेकिन उसको जब अपना व्यवहारिक विचार अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जब उसको बनाएंगे, मैप बनाएंगे, तब जाकर के खूबसूरत सा सवाल बनता है। इसलिए बीपीएससी के लिए मेंस आसान हो जाता है, क्योंकि बिहार स्पेशल का रोल कम होता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडियन जीके पे ज्यादा स्ट्रांग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो खैर देखिए, अब झारखंड जीके में आपको इतना टेंशन लेने की भी आवश्यकताएं नहीं है। झारखंड जीके कंप्लीटली अगर देखा जाए तो एक तो लैंड रेवेन्यू एक्ट यानी कि CLT और SPTX, यहीं से 10 सवाल है भाई। अब इसको मैंने यूट्यूब पे भी करा दिया है, वही 5 सवाल वही वीडियो से रहेगी, इस बार भी, पिछले साल भी रही। और ये आपका एप्लीकेशन में भी कराया गया, SPT एक्ट भी। मैं हालांकि एप्लीकेशन में कंटेंट बिल्कुल अलग ही रहेगा, उसमें और डिटेल कराया गया है। तो अब इसको समझिए। और झारखंड जीके में एक अब आपका जनजाति से रिलेटेड, जनजातीय विद्रोह और जनजाति जितनी भी है 32 जनजाति के बारे अध्ययन करना, ये पूरा का पूरा रट्टूफिकेशन वाला काम होगा। और इसे थोड़ा समझ करके फिर धारा को जोड़ करके इसे भी याद ही करना पड़ता। बाकी झारखंड की जलवायु, झारखंड की नदियां हो जाए, झारखंड का भौगोलिक स्थिति हो जाए, झारखंड का इतिहास, चाहे एंशियंट हो, मॉडर्न हो, मेडाइवल, कुछ भी हो भाई, अब वो आपके लिए बहुत आसान है अगर आप भारत का एंशियंट, मॉडर्न, मेडाइवल अच्छा किए हैं, भारत की अगर आपने भूगोल को अच्छा पढ़ा है, बस। अब झारखंड में आप पॉलिटी में क्या ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है क्या, नहीं है भाई। तो समझ गया ना चीज़ें क्या है। मैं बार बार कहता हूँ कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पे अच्छा कमांड करिए। और झारखंड जीके में मेन आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट वगैरह, क्योंकि 100 सवाल में 10 से 12 सवाल का वेटेज यहीं से रहेगा। और इंडस्ट्रियल आपको पढ़ना, आपदा प्रबंधन तो हम लोग ऐसे भी इन्वायरमेंट में पढ़ते ही है, और उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आपको याद करना होता है। तो खैर चलिए, इन सब चीज़ों को हमने अपने एप्लीकेशन में भी कराया है और आगे होती भी जाएगी। अब हमारा गांधी ने सर ने तो क्लास लिया ही झारखंड जीके का, अब हमारा भी, क्योंकि आपकी काफ़ी डिमांड आ रही है कि झारखंड जीके का आपका कंटेंट आना चाहिए सर, तो मैं भी बहुत जल्द झारखंड के लिए बहुत शानदार लेवल पे कंटेंट देने वाला हूँ। खैर अब आगे बढ़ते हैं यहाँ फंडामेंटल राइट से। चलिए, मैंने आपको बताया था भाई, कुछ चीज़ें आपको याद है या नहीं, कुल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। मूल संविधान में आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो कितने फंडामेंटल राइट्स से 7 थे। कौन हटा दिए गए, संपत्ति का अधिकार। अब वो क्या है, एक संवैधानिक और एक विधिक अधिकार है। अब संवैधानिक अधिकार क्या है, विधिक अधिकार क्या है, ये मैंने बताया है। अब वो संपत्ति का अधिकार कहाँ आ चुका है, आर्टिकल 300A में आ चुका है। दूसरी बात, संपत्ति के अधिकार को क्यों फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार से हटाया गया, अब इसके बारे में फुल स्टोरी आपको पता होना चाहिए। कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि कांग्रेस की सत्ता बदली, जनता पार्टी आए, अब दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। अब एक समाजवादी विचारधारा है और एक का कहना है क्या भाई कि भाई मतलब एक जो जनता पार्टी, जिसकी नई सरकार पहली बार भारत में नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन रहे होंगे, जिनकी विचारधारा समाजवादी है, मतलब कि अमीरी और गरीबी की खाई को कम करना है, जिसमें संपत्ति का अधिकार एक जो अगर आपका मूल अधिकार है, जो इस खाई को कम करने में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, इसीलिए इसको फिर क्या किया जाएगा। चलिए, ये सब चीजें वहां हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग जहां से हम लोगों ने चीजों को छोड़ा था। तो चलिए भाई, हम लोग कहाँ थे, हम लोग आर्टिकल 20 स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। कौन सा हमारा मूल अधिकार चल रहा था, एक बार आ जाइए पहले
सारे एकदम सिस्टमेटिक वे में रिवीजन करते हुए चीज़ों को देखेंगे ताकि मजा हो आपका पढ़ने में। देखिए मेरा मकसद है कि आप कंसेप्चुअली चीज़ों को समझिए और चीज़ें क्लास में ही याद हो और समझ में आ सके कि पढ़ क्या रहे हैं। तो चलिए, मूल अधिकार के प्रकार में हम लोगों ने समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 पूरा समाप्त किया है। आज हम लोग स्वतंत्र का अधिकार देखेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और 19 हमने पूरा देखा, बहुत बड़ा आर्टिकल था आर्टिकल 19, इसलिए मैंने पिछले क्लास में समाप्त किया। आज हम लोग स्वतंत्र का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार समाप्त करेंगे। और अगले सेशन में हम लोगों का टारगेट रहेगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को खत्म करना, और अगले नेक्स्ट क्लास में संविधान। यानी अभी इसके बाद 2 क्लास और उम्मीद रखिए आने की, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों का टारगेट समझ में आ गया ना। 20वां आर्टिकल देखना है, 21वां देखना है, 22वां देखना है, 23वां देखना है और 24वां। इसी को देखने में पूरा 1 घंटे का समय हम लोग लगाएंगे। लगाने का मतलब नहीं है भाई, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि मेंस में भी चीज़ें आप लिख सकें। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आर्टिकल हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 20 से चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो आर्टिकल 20 में क्या बोला गया, पहले उसके हेडिंग को समझिएगा, फिर उसके सब क्लॉज में आएंगे। देखिए आर्टिकल 20 है ये आपका, और इसके बाद आप पढ़ेंगे आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3। अभी इन सारे सब क्लॉज को पढ़ने से पहले आप समझिए कि आपके संविधान में आर्टिकल 20 में क्या प्रावधान है, ठीक। तो आर्टिकल 20 में क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिए। लिखा ये गया है अपराधों से, ठीक है, यानी अपराधों से दोष सिद्धि, यानी आपने अपराध किया है तो अपराधों से दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण से संबंधित है। यानी अगर आपने अपराध किया है भाई, तो उससे आपको संरक्षण से रिलेटेड ये प्रावधान आपके आर्टिकल 20 में की गई है। नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं। हमने ये कहा कि ये आर्टिकल 20 का क्या है भाई, हेडिंग है, या आप इसको नाम दे सकते हैं टाइटल का, ठीक है। आर्टिकल 20 का ये क्या है भाई, ये आर्टिकल 20 का टाइटल है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाता हूं टाइटल को, ठीक है। आर्टिकल जो 20 है आपका, आर्टिकल 20 का टाइटल क्या है इसको समझिए। आर्टिकल 20 में क्या संरक्षण की बातें की गई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ना कि अपराधों से दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण है कि नहीं भाई। अब यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 20 में अपराधों से दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण से संबंधित, यानी आपने कोई अपराध किया है, जैसे कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है आर्टिकल 20 में कि आपने कोई अपराध किया है, ठीक है। अगर आपने अपराध किया है भाई, तो आपको क्या मिलेगी, दंड मिलेगी। अब दंड जो भी मिलेगी उसके बारे में क्या संविधान में प्रावधान है, उसके ही बारे हमारे आर्टिकल 20 में बताया गया। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपने अपराध किया है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपराध किया भाई, अपराध की क्या परिभाषा है, तो आइए समझिए। आर्टिकल 20 का जो टाइटल है, इसमें ये बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है आर्टिकल 20 में कि कानून ने हमें क्या दी है, सुरक्षा दी है, ठीक है। कानून ने क्या किया है, हमें सुरक्षा दी है कि कब हमें अपराधी माना जाएगा, ठीक है, कि कब हमें अपराधी माना जाएगा, किन परिस्थितियों में आपको अपराधी माना जाएगा। मतलब वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि आप उन सारे परिस्थितियों का अगर उल्लंघन किया है तो ही आपको, जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि भाई आप चोर हैं, तो क्या मेरे कहने से आप चोर हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई। और मेरे कहने से अगर आप चोर हो जाएंगे तो फिर आपको दंड भी लेना होगा, अगर आपने जो आपने चोरी किया है, ऐसा तो नहीं है। तो आपको मैं अपराधी बोल सकता हूं, नहीं। अपराधी कब बोलेंगे, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आर्टिकल 20 के बारे में, कि इसका मतलब कानून ने हमें सुरक्षा दी है कि कब हमें अपराधी माना जाएगा, किन परिस्थितियों में अपराधी आपको माना जाएगा और किन परिस्थितियों में आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। आपको केवल चोर बोल देने से चोर नहीं होगा, ठीक है। तो ये संरक्षण, ठीक है, आपका आर्टिकल 20 में हमारा प्रावधान किया गया। मतलब अभी भी नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, फिर से एक बार कोशिश करिए समझने का। नहीं आएगा समझ में भाई, क्योंकि देखिए अगर एसएससी रेलवे लेवल पे पढ़ते हो तो भाई बड़े आसानी से इसको निकल जाते हैं, लेकिन इसको मैं पीसीएस स्टैंडर्ड तक लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से इंटरव्यूअर भी सवाल आपसे पूछेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। देखिए आर्टिकल 20 में ये बातें हैं कि आप भाई अपराधी है या नहीं, ये आपको संरक्षण दे रहा है आपका आर्टिकल 20। क्लियर है, क्लियर कट में समझिए कि आपने कोई, भाई देखिए सरकार ने भाई कोई कानून बनाया है कि अगर ये कार्य अगर आप करते हैं तो भाई इसके खिलाफ आपको इतना दंड दिया जाएगा। अगर आपको दंड दिया जा रहा है और आपने ये काम किया, यानी आप अपराधी हो गए। क्लियर कट है, तो वही बात आपका आर्टिकल 20 में बोला गया। अब इसको थोड़ा सा और इजी मैं करता हूं। देखिए
अगर आर्टिकल 20 की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 20 में 4 बातें शामिल है। कितनी बातें शामिल है भाई? 4 बातें शामिल है। अब समझिए, सबसे पहले आर्टिकल 20 में आपको बताया गया है अपराध की परिभाषा। किसको आप कहेंगे कि आपने अपराध किया है, अपराध की डेफिनेशन किसको कहेंगे? क्लियर है? तो इसके बारे हमारे संविधान में क्या बोला गया है? इसके बारे हमारे संविधान में ये बोला गया है कि कोई भी अगर कानून लागू है हमारे देश में, ठीक है, कोई भी कानून आपके देश या आपके राज्य में लागू है और अगर आप उस कानून का उल्लंघन करते हैं, अगर आप उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो इस केस में आपको अपराधी माना जाएगा। समझ में आया? यानी हमारा संविधान क्या बोल रहा है, कब आप अपराध कर रहे हैं, कब आपको अपराधी संविधान कह रहा है कि अगर आपके देश या राज्य में कोई भी कानून लागू है और उस कानून का अगर आपने उल्लंघन किया है तो आपको अपराध माना जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि आज आपका जो डेट है 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई है तिथि, और आज एक कानून बना है, ठीक है, उस कानून में यह बोला गया है कि 1 अगस्त 2025 से, ठीक है, कोई भी अगर ट्यूशन पढ़ाता हो, ठीक है, तो उसे 5 साल की क्या किया जाएगा भाई? सजा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आज 31 जुलाई तक ट्यूशन पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है, तो क्या मैं अपराधी हो जाऊंगा? ये बताइए, क्या मैं अपराधी हो जाऊंगा? क्या मुझे 5 साल की सजा दे दी जाएगी? बताइए। लेकिन हमारा क्या दी जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 20 में क्या बोला गया या हमारे संविधान में क्या प्रावधान है अपराध की परिभाषा कि अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है, कोई भी कानून, तो भाई ये कानून जो है ट्यूशन पढ़ाना और इसकी सजा 5 साल, ये कब से लागू होगी? 1 अगस्त 2025 से, और आज है आपका 31 जुलाई 2025। तो भाई अगर मैं कल से फिर अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं तो जाकर के मैं अपराधी हूंगा, यानी इस केस में मैं अभी अपराधी नहीं हूं। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? ये बताइएगा। क्लियर है? चलिए अब इसको मैं यहां से क्लियर कर लूं, स्पेस ले लूंगा अगले आर्टिकल को समझाने के लिए। यानी ये अभी मैंने आपको क्या समझाया भाई? अभी मैंने आपको कुछ नहीं समझाया, अभी मैंने आपको बस ये बताया कि अभी आप पढ़ने क्या जा रहे हैं आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 आपको क्या कह रहा है ये बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आर्टिकल 20 का जो टाइटल है, आर्टिकल 20 का जो टाइटल है उसमें ये बातें लिखी गई है कि अपराधों से दोष, ठीक है ना, अपराधों से दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण से संबंधित। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 देखिए क्या बोला गया। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 में पश्चगामी विधि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है समझिए। पश्चगामी विधि मतलब यह है कि दंड वर्तमान कानून के आधार पर होगा। अब आइए आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 को पूरे अच्छी तरह से खोल देते हैं हम लोग। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 में आपने क्या पढ़ा भाई? चलिए मैं लिख दे रहा हूं। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 में लिखा गया है पश्चगामी विधि नहीं। ठीक है, पश्चगामी विधि नहीं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है किसी कानून को पिछली तिथि से लागू नहीं करना है। मतलब ये, जैसे समझिए इसका एग्जांपल, आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 को मैं आपको समझा रहा हूं। सब क्लॉज 1 दे करके, पॉइंट 1 दे करके कि पश्चगामी विधि नहीं मतलब ये है कि भविष्य में कोई कानून बना करके, ठीक है, भविष्य में कानून बना करके पिछली तिथि से दंड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब अब ऐसा समझिए कि दिसंबर 2025, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से आपको समझ में आएगा। ठीक, दिसंबर 2025 में कानून बनाया गया। ठीक है, कानून ये बनाया गया कि कोई भी अगर ट्यूशन पढ़ाता है तो ट्यूशन पढ़ाने वाले को क्या दी जाएगी भाई? फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, दिसंबर 2025 में एक कानून बना है, ट्यूशन पढ़ाने वाले को क्या दी जाएगी? फांसी। तो 31 नवंबर तक 2025 तक जो कोई भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो भाई क्या उनको फांसी की सजा दी जाएगी? नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई अपराध अभी तक नहीं किया है। हाँ, अगर ये फिर से दिसंबर से स्टार्ट कर देते हैं अगर ट्यूशन पढ़ाने तो जाकर के इनको फांसी दिया जाएगा। तो वही बात लिखा गया है पश्चगामी विधि नहीं, मतलब किसी भी कानून को पिछले तिथि से लागू नहीं किया जाएगा। मतलब ये कानून आपका बनाया गया दिसंबर 2025 को, अब इस कानून को आप पिछले तिथि से लागू नहीं कर सकते हैं। यानी ये कानून आपका दिसंबर में बना है भाई, भविष्य में कानून बना करके, यानी कि एक आज आप मान के चलिए पढ़ा रहे हैं 2024 से आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कानून आपका आया है दिसंबर 2025 में कि ट्यूशन पढ़ाने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। तो ये आपका भविष्य में कानून बन रहा है और आपने पास्ट से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो भविष्य में जो कानून बना है उसको पिछली तिथि से लागू नहीं किया जाएगा कि मतलब जो 2024 में पढ़ाए या फिर 31 नवंबर तक भी पढ़ाए हैं तो उनको भी फांसी की सजा दी जाएगी, ये नहीं किया जा सकता। वही इसका मतलब है
पश्चगामी विधि नहीं होगी। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 है। समझ में आया कि नहीं भाई? लेकिन अब एक बात और समझिए, दंड की जब बात होगी, ठीक है ना, जब बात दंड की होगी तो उसको पिछले तिथि से लागू नहीं की जाएगी, पिछले तिथि से लागू नहीं की जाएगी। लेकिन अब एक बात समझिएगा, लेकिन अगर कोई फायदा सरकार को देना है या कोई लाभ सरकार को देना है तो उसको पिछले तिथि से लागू कर सकते हैं। अब जैसे समझिए कि दिसंबर 2025 में एक कानून पास हुआ है कि सभी महिलाओं को, ठीक है, जो भी महिलाएं किसी भी मान लेते किसी विधवा महिलाएं हैं उनको जो है भाई, या फिर ऐसा बोल दिया जाएगा कि जिनका भी जमीन सरकार के द्वारा अभी ये जो म्यूजियम बनाया गया है, वो जो जमीन जिनका भी लिया गया उनको मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो पिछले जो मतलब कि जो अभी जो जमीन जिनके अभी जिनको मुआवजा मिल रहा है और पहले जिनके जमीन थे, तो ये फायदा, ये कानून कैसा भाई, फायदा वाला कानून है, तो ये लाभ उनको भी दिया जाएगा, ठीक है। पिछले डेट वाले को भी लाभ दिया जाएगा। कोई पैसा दिया जा रहा है तो पिछले डेट से, जैसे कि सरकार ने कोई इंक्रीमेंट किया है भाई, ठीक है ना, सरकार ने कोई इंक्रीमेंट किया है सैलरी में, तो ये अब जोड़ा ये जाएगा कि भाई दिसंबर, ये आपका कानून बनाया गया दिसंबर 2025 से, तो ये फायदा हो सकता है पूरे नवंबर मंथ से जोड़ करके, यानी आपने नवंबर मंथ में जो काम किया है उसको जोड़ करके आपका डीए या एचआरए वगैरह कुछ भी बढ़ा करके, यानी फायदा वाली जब बातें होगी तो वो पिछले तिथि से लागू की जा सकती है। लेकिन दंड की जब बात होगी तो वो पिछले तिथि से लागू नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं भाई? ये बताइए, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 समझ में आया? पश्चगामी विधि नहीं होगी। तो पश्चगामी विधि में आपका एक पार्ट आपको मैंने क्या बताया, ये बताया कि भविष्य में कानून बनाकर, ठीक है, भविष्य में कानून बनाकर, भविष्य में कानून बनाकर पिछले तिथि से आपको दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है, पिछले तिथि से आपको दंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई? ठीक है, अब आइए इसका दूसरा पार्ट आ जाइए। यानी पश्चगामी विधि का एक अर्थ तो आपको यह समझ में आ गया कि भविष्य में कानून बना करके उसको पिछले तिथि से दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब आज कानून बना है और आज से अगर आप उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो ही आपको सजा दिया गया। वो काम अगर पहले करते थे तो उसके लिए आपको आज कानून बना करके हम सजा नहीं देंगे। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो कोई भी सरकार आती है और वो आज जैसे कि 2025 में सरकार बन रही है जनवरी में, अब ये आकर के कानून बना दे कि 2024 में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो यहाँ पे अब ऐसा कि कांग्रेस ने एक मान लीजिए कोई स्कीम लाया कि इस स्कीम के तहत सारे युवा को 5-5 हज़ार महीना जॉब सैलरी मिलेगी, और ये सरकार बीजेपी आकर के बोलेगी जनवरी 2025 में अगर ये काम अगर कोई करता है, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा भाई, 5,000 पेनल्टी लग जाएगी, मतलब उनको 5,000 देना होगा। लेकिन ये कानून जनवरी से लागू होगा। अगर जनवरी से वो काम अगर कोई युवा करेगा तो ही, ऐसा नहीं है कि भाई जो 2024 में भी किया है तो उसको भी पेनल्टी देना होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये सारे लोगों को पिछले साल 2024 में जितने लोग किए उनको भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो भाई ये तो कहीं से भी चीजें सही नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन हाँ, जब लाभ की बात होगी तो पिछले तिथि से लागू की जाएगी उसे। अब दूसरा इसका ही पश्चगामी विधि से इसका दूसरा मीनिंग समझिए क्या है। अपराध के समय, ठीक है, इसको भी ध्यान समझिएगा, अपराध के समय निर्धारित सीमा से अधिक दंड नहीं मिलेगा, ठीक है, अधिक दंड नहीं। अब इसका मतलब क्या है इसको भी समझिए। इसका मतलब क्या है, देखिए, एक तो पश्चगामी विधि का अर्थ आपको समझा दिया। पश्चगामी विधि नहीं मतलब क्या है, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 कि कोई भी भविष्य में कानून बनाकर आपको पिछले तिथि से आपको दंड नहीं दिया जाएगा। दूसरा इसका अर्थ यह है कि अपराध के समय निर्धारित सीमा से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब यह है कि आज जैसे कि ट्यूशन पढ़ाने का, मतलब मान के ट्यूशन का ही मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है, आज ट्यूशन पढ़ाने पे मान के चलिए कि 6 महीने का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 मंथ का क्या है भाई, सजा है आपको, ठीक है, 6 मंथ की क्या है भाई, सजा है, आज है, ठीक है। और कल एक कानून बन करके आ रहा है कि कोई भी अगर ट्यूशन पढ़ाता है, ये आज की बात है, आज तक का ये कानून है, तो आज तक का ये कानून है कि जो भी ट्यूशन पढ़ा रहा है उसे 6 महीने तक की सजा दी जाएगी। लेकिन कल एक कानून बन करके आ रहा है कि अब उसे 6 साल की सजा दी जाएगी, ठीक है। और अब आप ट्यूशन पढ़ाना यहाँ पे छोड़ चुके हैं, ठीक है, आज ही आपने छोड़ दिया ट्यूशन पढ़ाना। तो अब ऐसा नहीं है कि आज तक आपने ट्यूशन पढ़ाया और उसकी सजा आपको 6 महीने की थी, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कल एक कानून बन गया है 6 साल की सजा दी जाएगी,
तो आपको 6 साल का सजा आपको नहीं दिया जाएगा, 6 महीने का ही सजा दिया जाएगा। क्लियर है? तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि अपराध के समय की, यानी कि आपने जो अपराध किया है, आपने अगर ट्यूशन पढ़ाया है और उस समय ट्यूशन पढ़ाने की जो भी दंड है, ठीक है, अपराध के समय जो भी निर्धारित सीमा में जो भी आपका दंड है वही दंड आपको दिया जाएगा, उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कल मतलब आपका कोई भी आपका अपोजिशन पार्टी से, मान लीजिए कि कांग्रेस का कोई भी विधायक ने कुछ गलत काम किया, ठीक है, मान के चलते एक्स गलत काम किया जिसकी सजा 6 महीने तक की जेल की है। अब बीजेपी गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, कल एक कानून बना के बोलेगी कि अगर एक्स कानून का कोई भी उल्लंघन किया है तो उनको 6 साल की सजा मिलेगी। तो आपने पहले किया भाई और ये कल कानून बना दिया और आसानी कि आपको 6 साल का सजा भुगतना पड़ेगा, तो ऐसे तो फिर भाई कोई भी सरकार में है तो वो जितने भी अपोजिशन को सजा दंड बढ़ा बढ़ा करके उसके सजाएं बढ़ाती चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी गई है। क्लियर समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए, यानी कि पहला आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 अब आपको समझ में आ चुका है। चलिए एक बार यहाँ पे पहले आइए, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 में क्या लिखा गया है सर, पश्चगामी विधि नहीं होगी। ठीक है, पश्चगामी विधि नहीं मतलब क्या है कि भविष्य में कानून बनाकर पिछले तिथि से आपको दंड नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई फायदा है तो भाई पिछले तिथि से उसको लागू की जाएगी, वर्तमान कानून के आधार पर ही सब कुछ होगा। यानी आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 का मतलब वर्तमान कानून के आधार पर आज आपने जो अपराध किया है और आज उसके लिए जो भी निर्धारित दंड है वही दंड, यानी वर्तमान में आपने अपराध किया है, वर्तमान में आपने कोई भी कानून का उल्लंघन किया है और उस कानून के उल्लंघन में जो भी दंड है उसी वक्त उस दिन तक वही आपको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भविष्य में कल कोई कानून बना करके उसकी दंड की सजा बढ़ा दिया जाए या दंड की सीमा को कम कर दिया जाए, तो वो आपके लिए लागू नहीं होगी। वर्तमान समय में अपराध करने के समय में जो भी दंड होगा वही दंड आपको दिया जाएगा। क्लियर है? अब इसको एक प्रैक्टिकली जो आपकी घटना घटी है संजय दत्त वाली, उसको मैं आपको जोड़ देता हूं, तब और भी आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब इस बात को समझिएगा, अब इस बात को समझिए जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं 2024 में, ठीक, ट्यूशन पढ़ाने में आपको क्या किया गया भाई, गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना एक कानूनी अपराध है माना गया है। कि मान के चलते मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2024 में ये कानून है कि जो भी ट्यूशन पढ़ाया जाएगा उसे अपराधी माना जाएगा और उसको दंड दिया जाएगा। ठीक, तो अभी हम आपको जस्ट एक एग्जांपल देके कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, इसी आर्टिकल का फायदा या फिर प्रैक्टिकली एग्जांपल में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ट्यूशन पढ़ाने के अपराध में आपको गिरफ्तार किया गया 2024 में, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना एक कानूनी अपराध है, तो आपको 2024 में क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब सारी गिरफ्तारी के बाद मुकदमा ही चली है, क्या आपको दंड देना नहीं दंड देना है। उसी बीच सरकार ने 2000, अब आप अभी गिरफ्तारी हैं और 2025 इंटर कर चुका है और 2025 में सरकार ने एक कानून बना दिया। कानून सरकार ने 2025 में ये बनाया है कि ट्यूशन पढ़ाना अब कानूनी अपराध नहीं है, अब इसके लिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आपकी गिरफ्तारी 2024 में हो रखी है, ठीक है, समझिए, तो और 2025 में और अभी आप जेल में ही हैं और यहाँ पे समझिए कि इसका सजा ये है क्या भाई, उसको फांसी दे देना। जस्ट एक एग्जाम्पल समझिए, उसको फांसी दिया जाएगा जो भी ट्यूशन पढ़ाया है। ठीक है, 2024 तक ये कानून है भाई कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको सजा क्या है, फांसी है। तो 2024 में आपको गिरफ्तारी की गई, आपको अभी तक फांसी नहीं दी गई है और 2025 तक आपको फांसी दी गई, आप बस जेल में बंद है। और उसी बीच 2025 में ये कानून बन गया कि अब ट्यूशन पढ़ाना कानूनी उल्लंघन नहीं है, अब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब क्या, तो इस व्यक्ति को जो 2024 में अपराध किया, क्या अब यहाँ पे तो अब ये तो अब जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना जो कानूनी अपराध था, अब तो ये कानूनी अपराध नहीं, तो क्या इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी? बताइए, क्या भले अब ये कानून का उल्लंघन नहीं किए हैं अकॉर्डिंग टू 2025 में, लेकिन 2024 में तो इन्होंने उल्लंघन किया है। बताइए, है कि नहीं भाई? एक बात याद रखिएगा, भले ही भविष्य में 2025 में भविष्य में ये कानून खत्म हो गया है, ठीक है, ये कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन आप जब ये कार्य किए उस समय तो ये कानूनी अपराध था, तो आपको सजा मिलेगी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, 1992 में संजय दत्त ने, ठीक है, संजय दत्त को क्या हुई थी भाई, गिरफ्तारी की गई थी 1922 में, और 1922 में हो रहा है, संजय दत्त को जो गिरफ्तारी किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में ये कानून, जिस भी कानून में उनको गिरफ्तार किया गया था 1992 में, 1995 में वो कानून क्या हो गया, मतलब उसको कानूनी अपराध नहीं माना गया, यानी कि वो कानून खत्म हो गया।
उसके बावजूद भी आपने देखा कि 2011 या फिर 2012 जो भी ईयर है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, इनको 3 साल, क्योंकि 1992 में जो इन्होंने अपराध किया था उसकी सजा थी 3 साल, तो इनको 3 साल तक जेल में रहना पड़ा था संजय दत्त को भी। क्लियर है? ये जीता जागता एग्जाम्पल है भाई आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 कि पश्चिगामी विधि नहीं तो नहीं। मतलब वर्तमान स्थिति में अगर आपने कोई अपराध कर दिया है, समझ लीजिए सिंपल सी बात, अगर वर्तमान स्थिति में वर्तमान समय में आज आपने जो भी अपराध किया है, यानी कि अगर कानूनी उल्लंघन किया है तो इट मीन्स वो अपराध है, भले वो कल जा करके सरकार कानून बना रही है कि वो कार्य अब एक कानूनी अपराध नहीं है, कानूनी उल्लंघन नहीं है, उसके बावजूद भी आप अपराधी हैं और आपको सजा दिया जाएगा। और जो पिछले डेट में जो उसकी दंड है वो दंड आपको, जैसे कि संजय दत्त ने 1992 में जो कार्य किया था जिसके कारण उनको गिरफ्तारी हुई थी, उसकी सजा थी 3 साल। और 1905 अब इनका वो मुकदमा चलते रहा भाई 2011-12 तक, लेकिन 1995 में क्या हुआ था, वो कानून खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको देखा इन्होंने 3 साल तक की सजा काटी 2011 या 2012 से 15 तक। ठीक है, चलिए अब आइए आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 देखेंगे भाई हम लोग। चलिए आर्टिकल 20 सब, इसको हम लोग हटा लेते हैं। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 समझ में आ गया ना अच्छे से? चलिए इसको यहाँ से क्लियर कर लिया जाए अच्छे से भाई। मैंने ये प्रैक्टिकली भी चीज़ें, एक आपको उदाहरण भी दे दिया है, चीज़ें अब आपको समझ में आ रही है। यानी वर्तमान में जो भी दंड है वो आपको दंड मिलेगा ही। हाँ, अगर फायदा वाली बातें हैं तो उसको पिछली तिथि से लागू की जा सकती है। दोहरा दंड नहीं होगा, यानी दोहरी सजा का संरक्षण देता है आपका संविधान। इसका मतलब बस सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल वाली चीज़ें नहीं है कि कोई एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दिया जाएगा। आपने कोई अपराध किया है, ठीक है, तो उस अपराध के लिए एक ही सजा आपको दी जाएगी। दोहरा दंड का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। 2 दंड आपको नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। क्लियर है? चलिए आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 तो सिंपल है, दोहरा दंड यानी 2 दंड आपको नहीं दिया जाएगा, एक अपराध के लिए आपको एक ही दंड दिया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण का अधिकार, मतलब कि आपने चोरी किया भाई, तो पुलिस आपसे स्वीकार नहीं करा सकती है कि तुम स्वीकार कर लो कि तुम चोरी हो, ठीक है। अगर मैं चोर हूं तो भैया आप पुलिस को बोलिए अगर मैं चोर हूं तो आप जाए और मेरे खिलाफ सारे एविडेंस लाइए, सारे सबूत जुगाड़ करिए और न्यायालय में सिद्ध करिए कि हमने चोरी किया है। आपको जोड़ नहीं दिया जा सकता है कि आप खुद अपने लिए क्या करें भाई, अपने खिलाफ जाकर के गवाही दीजिए कि हाँ हमने चोरी किया है। तो वही आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 आपसे कह रहा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण का अधिकार है। आपको फोर्सफुल्ली आपके खिलाफ जाकर के आपको गवाही देने का आपको गवाही देने का फोर्सफुल्ली कोई भी नहीं कर सकती है। कोई भी थाने में जाकर के आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कह सकता। अगर किया जा रहा है तो आपका आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 का उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। हाँ भाई, आप सीधा बोलिए उनको कि जाइए, अगर आपको लगता है कि हमने अपराध किया है तो वो सारे एविडेंस लाइए और उस सारे एविडेंस को न्यायालय में रखिए, उसको फिर सिद्ध करिए, तो फिर हम अपराधी हो जाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप अपराधी नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको ये जोड़ नहीं दिया जा सकता है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए भाई, थाने में पुलिस वाले आपको भाई मार पीट रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ हमने चोरी किया है या हमने अपराध किया है, क्योंकि पुलिस थाने वाले को भाई फुर्सत नहीं है, उतना घूमना फिरना नहीं चाहते, एविडेंस लाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। आर्टिकल 20 आपको अब क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये बताइएगा। अब चलिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? जीने की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है ना। यानी आपको जीने की स्वतंत्रता है। अब आर्टिकल 21 को समझिएगा ध्यानपूर्वक से, ये भी थोड़ा सा टिपिकल है आर्टिकल 21 को समझना। देखिए है तो बड़ा आसान ही, जैसे ऊपर ऊपर आप पढ़ लेते हैं, घूमने की स्वतंत्रता है, खाने पीने की स्वतंत्रता है, कहीं भी किसी दूसरे देश जाने की स्वतंत्रता भी आपको यही आर्टिकल 21 का ए देता है। लेकिन इसको थोड़ा समझना होगा क्या है ये क्या नहीं। आर्टिकल 21 सिंपल सा शब्दों में कहा जाए तो ये आपको जीने की स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है। अब चलिए इसको खोलते हैं पूरा। देखिए आर्टिकल 21 का जब हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है हेडिंग में? किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब एक बात यहां पे आपको ध्यान देना है, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि किसी व्यक्ति को, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है नागरिक, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो नागरिक भारत के हो या गैर नागरिक हो या नागरिकता विहीन हो, तीनों की बात यहाँ हो रही है।
अभी ये सब मैंने सिटीजनशिप में बता रखा है, नागरिकता चैप्टर में। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि विधि द्वारा जो भी प्रक्रिया स्थापित किया गया है उसके अलावा यानी उसके अतिरिक्त किसी अन्य रीति से वंचित नहीं है। यानी कि आप विधि ने, यानी कि जो संसद है, संसद के द्वारा कोई विधि बनाया गया है तो वो विधि, यानी कि विधि मतलब समझ रहे ना, कानून, वो कानून तक ही आपको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कानून में बोल दिया गया भाई कि मान के चलिए जस्ट एन एग्जांपल कि दारू नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है। अगर राज्य, कोई भी राज्य, जैसे बिहार राज्य में कानून बना दिया गया कि शराब पीने पे अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 1 साल की सजा होगी। अगर ये विधि बन गई है, लेकिन ये आप झारखंड राज्य में देख रहे हैं ऐसी कोई विधि नहीं है, तो भाई आपको शराब पीने की स्वतंत्रता है झारखंड राज्य में, लेकिन अब बिहार राज्य में विधि बना दिया गया। तो यही बोला गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से वंचित नहीं, कि अगर कोई भी विधि के अलावा, अगर वो विधि नहीं है उसके अलावा अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको उसके लिए वंचित नहीं किया जाएगा। तो बिहार में आपको वंचित किया जा सकता है दारू पीने से, क्योंकि वहां पे विधि है, कानून बनाया गया, लेकिन झारखंड में आपको नहीं जा सकता। आप सीधा बोलिएगा आर्टिकल 21 ये हमारा मूल अधिकार है, जीने की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी पी सकते हैं। झारखंड राज्य में ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बिहार राज्य में ये आप नहीं बोल सकते। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं भाई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसको हम लोग धीरे धीरे और खोलेंगे, चलिए आइए समझते हैं। अब इसको समझिएगा आर्टिकल 21 को बढ़िया से। देखिए क्या है, विधि द्वारा स्थापित, यहाँ पे तो समझ में आ गया ना। आर्टिकल 21 का टाइटल क्या है, किसी व्यक्ति को उस, अच्छा यहाँ पे 2 चीज है और समझिए। यहाँ लिखा गया किसी व्यक्ति को उसके प्राण, प्राण कहने का मतलब यह है कि प्राण, और एक आपको शब्द लिखा गया है दैहिक, उसके बाद लिखा गया स्वतंत्रता, ठीक है। यानी 2 स्वतंत्रता की बात की गई है, एक है आपकी प्राण की स्वतंत्रता और एक है आपकी दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 21 की बात है, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या बोला गया, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, यानी कि मतलब प्राण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि अगर आपको फांसी पे चढ़ा दिया गया भाई, ठीक है, तो आपकी प्राण की स्वतंत्रता तो आपसे छीन ली गई। अगर आपको जेल में बंद कर दिया गया तो आपकी शारीरिक स्वतंत्रता तो बंद हो गई। अब आप जेल में बंद हो गए तो क्या आप कोई मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं, यानी आपकी शारीरिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है। समझिएगा इस आर्टिकल को अच्छे से। जीने की स्वतंत्रता आप पढ़ते हैं ना आर्टिकल 21, वही चीज है यहाँ पे, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में मैं करके बता रहा हूं। यहाँ लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, यानी कि अगर आपको फांसी दिया जा रहा है या आपको जेल में बंद किया जा रहा है, यानी आपकी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक की स्वतंत्रता क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये कब खत्म होगी या आपको कब फांसी में या जेल में चढ़ाया जाएगा, जब कोई कानून का आपने उल्लंघन किया होगा, यानी कि कोई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसका आपने उल्लंघन किया हो। और अगर वैसा आपने उल्लंघन नहीं किया है, उसके अतिरिक्त अगर आपने कोई कार्य किया है, मतलब कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो आपकी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता आपकी समाप्त नहीं होगी। यानी इसी को कहा गया है जीने की स्वतंत्रता। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल करते हैं। आर्टिकल 21 आखिर इतना क्यों इंपॉर्टेंट रहा हमारे संविधान में, अब इसको इसी ऐसा समझिए कि एग्जांपल से आर्टिकल 21 क्यों हमारे जो संविधान निर्माता थे इन्होंने ऐड किया, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक, मान लीजिए सरकार चाहे, यानी कि जो विधायिका है जो विधि बनाती है, यानी कि कानून का फॉर्मेशन करती है, यानी कि संसद, यानी कि राष्ट्रपति, और आपका क्या हो जाएगा भाई लोकसभा और राज्यसभा, और केंद्र में ये आपका राज्य में क्या हो जाएगा आपका भाई विधानसभा में आपकी गवर्नर और आपकी विधानसभा, ठीक है, गवर्नर और विधानसभा, और कई 6 ऐसे राज्य जहां विधानसभा और विधान परिषद भी होगी। तो ये चाहे तो कोई भी ऐसा कानून बना दे और आपकी जीने की स्वतंत्रता, मान लिए कानून बना देगी वो कि आपको शाम के 6 बजे के बाद से, ठीक है, उम्र 20 उम्र से लेकर के 30 उम्र के कोई भी युवा या युवतियां हैं वो अब घर से बाहर नहीं निकल सकती। सरकार की मर्जी है भाई, कोई भी कानून बना दे, है ना। तो आपकी जीने की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है ना, क्योंकि ऐसा भाई कोई कानून अगर आपने बनाया है, अब इसी आर्टिकल 21 के अंदर आपको 2 केस पढ़ना है, ठीक है। एक केस पढ़ना है आपको AK गोपालन केस के बारे में, और एक पढ़ना आपको मेनका गांधी केस 1970 के बारे में। अभी मैं बताऊंगा उन दोनों केस के बारे में भी, तो समझिए इसीलिए आर्टिकल 21 आपको दिया कि संसद कोई भी ऐसा नहीं कि कानून बना दे और उसको भाई फॉलो करना ही पड़ेगा जनता को, नहीं, हाँ अगर उचित है, यथोचित, तो आपको मैं अभी बताऊंगा एक शब्द, तो चलिए इसको समझिए।
आर्टिकल 21 समझ में आ रहा ना, जीने की स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है। क्यों समझ में आया? अब इसमें मैंने बोला कि आपको 2 केस के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहला आपको केस आएगा ए.के. गोपालन केस। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ए.के. गोपालन, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, ए.के. गोपालन केस, ठीक है। अब ये सब नोट्स आप मेंस में जब लिखेंगे ये सब केस के बारे में ना, बहुत शानदार नोट्स बनेगा, मेंस में आंसर राइटिंग बनेगा। ए.के. गोपालन केस 1950 में, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की देखिए व्याख्या की है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से या बहुत डिटेल में व्याख्या नहीं की, संकीर्ण व्याख्या किया गया, ठीक है। आपको शब्द मिलेगी देखने को, संकीर्ण व्याख्या क्या है, इसका मतलब क्या है। ए.के. गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की जो परिभाषा या उनको जो डिफाइन किया, बहुत कम लिमिटेड मात्रा में या फिर संकीर्ण व्याख्या किया है। इसमें यह कहा गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि जो कार्यपालिका है, यानी कि कानून को जो लागू करने वाला है, कार्यपालिका आपकी फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन करती है तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर विधायिका आपकी फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती है। ये ए.के. गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। संकीर्ण व्याख्या है। इसके बाद अब अगला जो केस आएगा ये इंपॉर्टेंट आपको, मेनका गांधी केस, ठीक है। अब इस केस के बारे में समझिएगा, मेनका गांधी केस 1978। अब इस केस में क्या हुआ, आर्टिकल 21 को डिटेल में डिफाइन किया गया, व्यापक रूप से व्याख्या की गई, व्यापक डिटेल रूप से इसको परिभाषित किया गया। और इसमें यानी कि जो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो आपकी आर्टिकल 21 में लिखी गई है, इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, ठीक है। इसमें एक शब्द और जोड़ा गया इसी मेनका गांधी केस 1978 में। यहाँ पे क्या शब्द को जोड़ा गया, अब इसको समझिएगा। यहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया यथोचित, ठीक है, यथोचित प्रक्रिया जोड़ा गया, ठीक है, या इसके जगह सम्यक प्रक्रिया भी लिखा जाता है। सम्यक प्रक्रिया यानी इंग्लिश में अगर बोला जाए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या मैंने बोला, देखिए आर्टिकल 21 क्या है भाई, जीने की स्वतंत्रता है, कि अगर आपके विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अगर आपने उल्लंघन नहीं किया है तो आपकी प्राण की स्वतंत्रता और देही की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके अंदर आपको मैंने 2 केसेस बताएं। ए.के. गोपालन केस 1950 में जो आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या करती है, नैरो डिफाइन करती है। यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कार्यपालिका यानी कानून लागू करने वाला, भाई ठीक है ना, यहाँ कानून लागू करने वाला आप समझ पा रहे होंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब मैंने बताया। तो वो अगर आपका मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर विधायिका जो कानून बनाने वाली जो बॉडी है, अगर वो आपका फंडामेंटल राइट का हनन करती है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन फिर मेनका गांधी केस आया 1978 में, इन्होंने 21 को यानी सुप्रीम कोर्ट में, इसी केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत ही डिटेल में व्याख्या किया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, जो आपने आर्टिकल 21 से पढ़ा, उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, यथोचित प्रक्रिया यानी कि सम्यक प्रक्रिया। अब समझिए यथोचित प्रक्रिया का या सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है यथाउचित, ठीक है, यथाउचित, यथाउचित। सम्यक का मतलब भी मतलब वही है कि जो उचित हो, जो उचित हो। संसद ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून बना दे, अगर उचित है। संसद ये नहीं बोलते कि शाम 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कोई भी युवा या युवतियां 20 साल से 30 साल के बाहर है, क्या ये कोई कानून उचित है? आप ही बताइए, ये उचित नहीं है। तो अब यहाँ पे तो आपका जीने की स्वतंत्रता का क्या होगा भाई, हनन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया यथोचित प्रक्रिया यानी कि सम्यक प्रक्रिया, जो उचित हो, यथा उचित हो तो ही कानून बना करके उसको लागू किया जा सकता है। और उसको यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बात और भी लिख दिया गया इस आर्टिकल 21 में। यहाँ आर्टिकल 21 में ये लिखा गया कि अगर कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका, दोनों यानी कि एग्जीक्यूटिव और आपका विधायिका यानी कि जुडिशरी, कार्यपालिका हो चाहे विधायिका, दोनों में से कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है तो आप दोनों के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। ये आर्टिकल 21 में जो सम्यक एक तो आपको क्या काम किया गया, एक यहाँ पे शब्द जोड़ा गया यथोचित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया, और साथ के साथ ये भी कहा गया इसी आपके मेनका गांधी केस 1978 में ये बात क्या कहा गया कि कार्यपालिका या फिर विधायिका, दोनों में से कोई भी, ठीक है, कार्यपालिका हो चाहे विधायिका, एग्जीक्यूटिव हो चाहे आपका लेजिस्लेचर हो, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का
अगर उल्लंघन करती है तो उनके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, उनके खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए पहले एक बार नोट्स में देख लेते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें आगे। देखिए यहाँ आ जाइए आर्टिकल 21। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, ये आपका हेडिंग है, ये मैंने आपको समझा दिया है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब शारीरिक स्वतंत्रता, यानी कि अगर आपको जेल में बंद कर दिया गया तो आपकी शारीरिक स्वतंत्रता खत्म। प्राण यानी कि आपको फांसी में चढ़ा दिया हो तो आपकी प्राण की स्वतंत्रता खत्म। तो कोई भी कानून सरकार बना के ऐसे आपकी स्वतंत्रता खत्म कर सकती है, यानी जीने की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेनका गांधी केस 1978 में आपको एक शब्द जोड़ा गया। क्या शब्द जोड़ा गया? यथोचित प्रक्रिया या फिर सम्यक प्रक्रिया, यानी जो उचित हो, यथा उचित। और इसी में संपूर्ण व्याख्या की गई आर्टिकल 21 में कि अगर कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, अगर दोनों में से कोई भी अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। देखिए यहाँ वही लिखी गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब है अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कार्यपालिका करती है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, या फिर न्यायपालिका आपके फंडामेंटल राइट की रक्षा करेगी। लेकिन अगर विधायिका फंडामेंटल राइट की उल्लंघन करती है तो नहीं, आप न्यायपालिका नहीं जा सकते, न्यायपालिका आपकी रक्षा नहीं करेगी। ये AK गोपालन केस 1950 में बात कही गई थी। संकीर्ण व्याख्या यहाँ पे किया गया था आर्टिकल 21 में, लेकिन फाइनली मेनका गांधी केस फिर से यहाँ पे आया। इसी केस जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया आपके AK गोपालन केस में, उसको चैलेंज दिया गया मेनका गांधी केस 1978 में। और इस केस में आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या की गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें एक शब्द और जोड़ा है, ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में एक शब्द और जुड़ा है जो है विधि के यथोचित प्रक्रिया यानी कि सम्यक प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है? यथा उचित, जो उचित हो। विधि के यथोचित प्रक्रिया कहती है कि न्यायपालिका या फिर कार्यपालिका ये कहती है कि न्यायपालिका जो है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों से नागरिकों की मूल अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताया। अब यहाँ ध्यान रखना, यही इनके जो आपका मेनका गांधी जो केस है, केस या फिर इसको आप वाद बोलते हैं या मुकदमा भी बोलते हैं, इसी मुकदमा के पश्चात निम्नलिखित को शामिल किया गया आर्टिकल 21 में, व्यापक रूप से जीवन जीने का अधिकार। मतलब आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस के तहत, इसी मुकदमा के तहत आपको व्यापक रूप एक जीवन जीने का एक अधिकार आपको दिया गया व्यापक रूप से। इसमें एक आपको क्या क्या जोड़ा गया? देखिए पहला चीज, अच्छे स्वास्थ्य का आपको अधिकार होगा। ठीक है, यानी जो भी सरकारी अस्पताल में आपको अच्छा इलाज मिलना, ये एक आपका मूल अधिकार है। जितने भी सरकारी अस्पताल है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार मतलब समझ में आ गया, जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें आपको अच्छा इलाज मिलेगा, ये आपका एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा, गरिमामयी जीवन व्यतीत करने का आपका अधिकार है। गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है कि मतलब जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई उनके देखने तो ऐसे नहीं उनको छोड़ देना भाई, उनका भी अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करना। कोरोना में क्या हुआ, जैसे बहुत लोगों की ऐसे ही मृत्यु, उनको ऐसे ही छोड़ नहीं, गरिमामयी जीवन जीने का, जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। और साथ के साथ 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात और यहाँ पे लिखा गया कि गरिमामय जीवन जीने के अधिकार में, यानी सुप्रीम कोर्ट 2018 में ये ऑर्डर दिया गया कि गरिमामय जीवन व्यतीत करने का अधिकार जिस प्रकार से, उसी प्रकार गरिमामय मृत्यु का अधिकार भी शामिल है आपका इसी आर्टिकल 21 में। ठीक, अब गरिमामय मृत्यु का अधिकार आपको समझ में आ गया कि भाई अब गरिमामय मृत्यु का अधिकार का मतलब क्या है, अब इसको समझिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है गरिमा, इसको पहले मैं क्लियर कर दूं, स्पेस ले लेता हूं, देखिएगा। देखिए पहला चीज आपको मैंने यहाँ पे जो बताया आपको कि पहला आपको जो यहाँ पे अधिकार, ये सब जोड़ा जा रहा है भाई आपके संविधान आर्टिकल 21 में। अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी आपका एक मूल अधिकार है। ये इसी मेनका गांधी केस मुकदमा के पश्चात ये सब शामिल किए जा रहे हैं। आपके जीवन जीने का जो आधार है, जीवन जीने का जो अधिकार है, उसको थोड़ा व्यापक बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य की सुरक्षा दी जा रही है, अधिकार आपके है भाई, सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज होना चाहिए। दूसरा, गरिमामय जीवन व्यतीत करने का अधिकार आपको दिया जाता है। साथ के साथ 2018 में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार के साथ साथ गरिमामय मृत्यु का अधिकार भी शामिल है। अब इसको गरिमामय मृत्यु को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। जैसे इसी केस में इच्छा मृत्यु यानी कि दया मृत्यु का आपको अधिकार दिया गया। दया मृत्यु कह लीजिए या फिर इच्छा मृत्यु। ठीक है, इच्छा मृत्यु यानी आपकी इच्छा से मृत्यु। ठीक है, गरिमामय मृत्यु का अधिकार भी दिया गया था। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई रोगी है, कोई व्यक्ति है, कोई बीमार से ग्रसित है, वो बीमारी ऐसी है कि जिसका अब कोई फर्दर इलाज नहीं है भाई, और वो बीमार से वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ही उनको पीड़ा हो रही है, जिसका फर्दर कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो अब इस बात को लेकर के मैटर कहाँ गया आपके सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब उसका कोई इलाज नहीं तो क्या उसको मार देंगे? अगर उसको मार देंगे तो भाई आपने मूल अधिकार का हनन किया है।
तो आपको भाई उसके ऊपर मुकदमा किया जा सकता। तो इस मैटर को ले गया सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्टेज में पहुंच चुका है जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी है भाई, बहुत ही पीड़ा उनको हो रही है, बहुत ही दर्द में उनकी जीवन व्यतीत हो रही है और कोई इलाज नहीं है, ऐसी स्थिति में इनको बोला गया इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई, या फिर दया मृत्यु भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, उसी प्रकार गरिमामय मृत्यु का अधिकार भी शामिल है, इसलिए यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये आधार बनाते हुए। अब इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु का मतलब क्या है? अब ये भी दो कैटेगरी में बटेगा, एक होगा एक्टिव इच्छा मृत्यु और एक होगा पैसिव इच्छा मृत्यु। एक्टिव इच्छा मृत्यु का मतलब ऐसा नहीं कि आप उस रोगी को जाके जहर का इंजेक्शन दे दिए, नहीं, ये नहीं आप कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। हाँ, इस आपका पैसिव इच्छा मृत्यु का अनुमति दी है कि हाँ, आप उसकी जो इलाज का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट को रोक लीजिए, जो मेडिसिन चल रही है मेडिसिन को रोक लीजिए, वेंटिलेटर में वेंटिलेटर को हटा दीजिए, ये आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ भाई? तो जीवन जीने का जो अधिकार है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा। चलिए, और इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे जोड़ा गया था इसे मेनका गांधी केस में? दो चीजें हो गई। इसके बाद आपको जोड़ा गया स्वच्छ पेयजल और पर्यावरण का अधिकार है, ठीक है। स्वच्छ पानी आपको मिलने का आपको अधिकार है, पर्यावरण स्वस्थ रखने का भी एक अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न्यायालय में, विलंब से फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार है, विदेश घूमने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस आर्टिकल के तहत विदेश घूमने का अधिकार है। तो आर्टिकल 21 का सब क्लॉज ए ही कहेंगे, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल 21 का सब, आर्टिकल 21 कहेंगे मेरे भाई। आर्टिकल 21 कहाँ है? आर्टिकल 21 कौन सा आर्टिकल पढ़ रहा है? आर्टिकल 21 पढ़ रहा है। आर्टिकल 21 का ए तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा और अंतिम जो आपको इसमें जोड़ा गया, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। शिक्षा प्राप्त करने का भी आपको अधिकार है, मूल अधिकार है, आपको शिक्षा पाने से कोई रोक नहीं सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे विलंब से फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? इसका भी एक जीता जाता एग्जाम्पल है। जैसे समझिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी को फांसी की सजा सुना दी, ठीक है। आज मान के चलिए कि फांसी की सजा सुना दी है 2024 में, और उसकी फांसी की सजा इसके बावजूद भी 15 साल तक, यानी कि 2040 पहुंच चुका है, 15 साल 16 साल हो चुके हैं, अभी तक उनको फांसी में लटकाया नहीं गया। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसकी फांसी की सजा को अन्य हल्की सजा में परिवर्तित कर सकती है। इसका एग्जाम्पल है आपका राजीव गांधी का, ठीक है। राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको क्या कर दिया गया भाई? उनको छोड़ दिया गया, अन्य मतलब छोड़ दिया गया मतलब उनको फांसी की सजा थी, उनको अन्य, क्योंकि उनके 1991 की घटना थी ना, उनको तब फांसी की सजा हुई, लेकिन उनको क्या हुआ था भाई? नहीं दिया गया फांसी की सजा। तो ये अधिकार है यहाँ पे, ये रहा आपका विलंब से फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार है, मतलब कि आपकी फांसी की सजा को किसी दूसरे हल्के सजा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो 1991 की ये घटना थी राजीव गांधी की, उनको उस समय फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन दिया नहीं गया था। बहुत साल पहले हो चुकी थी ये घटना, लेकिन फिर भी फांसी पर उनको लटकाया नहीं गया था, ठीक है। बाद में इनको हल्की सजा में परिवर्तित करके उनको सजा दिया गया। क्लियर है? चलिए, अब भाई आर्टिकल 21 का ए क्या बोल रहा है आपसे? आर्टिकल 21 का ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यानी कब से कब? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क, बिना पैसे के और बिल्कुल अनिवार्य शिक्षा का आपके अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बिना फी के, बिना पैसे के और अनिवार्य आपको शिक्षा दिया जाने का अधिकार है। यह हमारे संविधान आर्टिकल 21 में 86वां संविधान संशोधन 2000 के तहत जोड़ा गया था मूल अधिकार में। कौन सा केस आया था? मोहिनी जैन केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, केस भी पूछ लेता है आपसे, ये सब याद रखिएगा, प्री लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21 का ए सब क्लॉज ए क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है भाई? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। और कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2000 तहत के जोड़ा गया। कौन सा केस था? मोहिनी जैन केस थे, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था। कब? अब ये पूछेगा 2009 में। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है समझिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया कब? 2009 में आया। क्लियर है? हमारे संविधान में आर्टिकल 21 का ए या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा कब गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और यही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक एक्ट आया। वो एक्ट कब आया? 2009 में, और उसको पारित किया गया और उसको लागू कब किया गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2010। 2009 और 2010 दोनों ऑप्शन रहेगा। कब लागू हुआ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा? तो 2010 में लागू हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यही मैं आपको बताना चाहता था, ठीक। तो चलिए, भारत में लागू किया गया। इसी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भी
देखिए यही 86वां संविधान 2002 के द्वारा एक काम और हुआ, जो आपके फंडामेंटल जो आपके ड्यूटीज़ हैं, जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11वां मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया कि जितने भी माता पिता या फिर जो भी अभिभावक हैं उन, ठीक है, वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे और शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। 11वां मूल अधिकार इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और इसी के तहत आपका आर्टिकल 21 का ए भी जोड़ा गया था, 6 से 14 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और ये कब किस एक्ट के तहत लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के एक्ट के तहत। कब ये लागू हुआ? 2010, 1 अप्रैल 2010 में। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अब चलिए आर्टिकल 22 देखेंगे और आपका स्वतंत्रता का अधिकार या स्वातंत्र्य का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि अगर कोई भी गिरफ्तारी आपको की गई है, ठीक है, तो उस गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा, उसकी बातें हम लोग आर्टिकल 22 में करते हैं। आर्टिकल 22 में क्या है पहले सुन लीजिए। यानी कि अगर आपको गिरफ्तारी कर ली गई है, ठीक है, तो गिरफ्तारी करने के दौरान आपके पास कौन कौन से अधिकार है। अगर आपने अपराध किया है तो आपको गिरफ्तारी की जाएगी, तो आपके पास क्या क्या अधिकार होंगे। अब समझिए, 2 प्रकार के पहले गिरफ्तारी होती है, ठीक है ना। देखिए, एक तो आपको पता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है, ठीक, अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपकी क्या हो जाएगी? गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है, तो इस गिरफ्तारी को हम लोग कहते हैं दंडात्मक गिरफ्तारी। लेकिन एक आपकी जो गिरफ्तारी होती है शंका के अधिकार पर, यानी कि पुलिस को शंका है, आपको आपके द्वारा पहले भी FIR हो रखी है, या आपका नाम आ चुका है, या आपके बारे में कुछ भी ऐसी चीज़ें मतलब न्यूज़ में है कि आप इन सब चीज़ों में लिप्त होती है, तो शंका के अधिकार आधार पे, यानी आपने यहाँ पे अपराध किया नहीं, अभी शंका है पुलिस वाले को, तो इस आधार पे भी आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है। अब इस गिरफ्तारी को हम लोग क्या नाम देते हैं? निवारक निरोध। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? निवारक निरोध। तो भाई देखिए, गिरफ्तारी यहाँ भी, गिरफ्तारी यहाँ भी। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या अधिकार है। और ये जो आपकी जो गिरफ्तारी है, यानी कि निवारक निरोध जो गिरफ्तारी है भाई, इसका बहुत ही अधिक मिस यूज होता है और बहुत परेशान किया जाता है आपको। ठीक है, इसीलिए आप अगर आपने शंका के आधार पर आपको गिरफ्तारी की जा रही है भाई, तो भाई बचिएगा। इससे अच्छा है कि आप अपराध करके ही गिरफ्तारी लीजिए। अगर यहाँ पे हो रहा तो आपको बहुत परेशान किया जाएगा, इसका बहुत मिसयूज होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। चलिए, 2 चीज़ पहले आप समझ ली हैं, अब इस यहाँ पे हम लोग स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी आपने ये समझा, यानी आर्टिकल 22 में आप ये समझने वाले हैं कि आपने कोई अपराध किया हो या बिना अपराध किए ही शंका के आधार पर अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई तो आपके पास क्या क्या अधिकार है। चलिए आ जाइए यहाँ पे, पहले आर्टिकल 22 में नोट्स में लिखा ही है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण होगा। ठीक है, संरक्षण यहाँ लिख दिया गया, संरक्षण होगा। गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या आपको संरक्षण है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, चलिए, तो गिरफ्तारी पहले आपको मैंने बताया 2 तरीके से हो सकती है। एक तो होता है निवारक निरोध गिरफ्तारी, जिसका मिसयूज बहुत करती है पुलिस, और एक है आपका दंडात्मक गिरफ्तारी। ठीक है, जब दरोगा बनेंगे, खैर दरोगा वाले बैच में तो इतना डिटेल पढ़ाता हूँ भी नहीं है, उनको बताया भी नहीं हो, जब PSC PCS में पढ़ना होगा आपको। देखिए, दंडात्मक गिरफ्तारी का मतलब क्या है? अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होती है, उसे आप दंडात्मक गिरफ्तारी कहते हैं। इस गिरफ्तारी में अगर आपकी हुई है, अगर आपने अपराध किया और आपकी गिरफ्तारी हुई, तो 4 अधिकार आपको मिलती है, यानी अपराधी को 4 अधिकार मिलते हैं। सबसे पहला अधिकार क्या है? अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि किस आधार पे आपकी गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा आपको। दूसरा, गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मतलब कि यात्रा की अवधि को छोड़ करके मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब एक बात समझिए, यात्रा को यहाँ पे काउंट नहीं करने, मतलब कि आपको पकड़ने या खोजने में ही मान के चलिए कि भाई उसके 25-26 घंटे लग गए। ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगा आपको खोजने के अवधि का, यानी आप यात्रा या फिर मजिस्ट्रेट तक ले जाते 24 घंटा पार हो गया, तो वो यात्रा की अवधि को काउंट नहीं करना। आपको गिरफ्तारी आपकी अभी हो गई है, आपकी गिरफ्तारी को के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा अधिकार ये, अगर नहीं किया जा रहा तो आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगर आपको गिरफ्तारी की जा रही है, आपको कानून नहीं बताया जा रहा है किस अधिकार आधार पर आपको गिरफ्तारी की गई है, किस कानून का आपने उल्लंघन किया, नहीं बताया जा रहा, तो आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तीसरा आपके पास अधिकार है, गिरफ्तार व्यक्ति को विधि व्यवसाय से परामर्श कराने का अधिकार होगा, यानी कि आपको अपने मन पसंदीदा वकील
आपको रखने की पूरी अधिकार, पूरी छूट आपको दी जाएगी, ठीक है। या अगर आप जेल में बंद भी है तो आपको मिलने का भी पूरा अधिकार होगा। तीसरा और चौथा तो कोई नहीं, वही बात है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये बस ऐसे ही है, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये हो गया दंडात्मक गिरफ्तारी। क्लियर है भाई। अगर आपको दंडात्मक गिरफ्तारी होगा, आपका आपने कोई अपराध किया है, तो ये आपका आर्टिकल 22 आपको 4 अधिकार आपको देती है। क्लियर हो गया भाई। आर्टिकल 22 आपको 4 अधिकार क्या क्या देती है, क्लियर है। अगर दंडात्मक गिरफ्तारी हुई है तो अब आइए, गिरफ्तारी का आधार है अगर आपका निवारक निरोध, यानी अपराधी को अपराध करने से पहले, आपने अपराध किया नहीं है भाई, आशंका है, शंका है, उसके आधार पर अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, ताकि वो पुलिस को ऐसा कहना है कि हमें शंका है कि आप अपराध कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपराध ना कर सके, इसलिए आपकी क्या हो भाई, गिरफ्तारी कर लिया गया। इसे क्या कहा जाता है, निवारक निरोध कहते हैं। यहाँ पे बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के, यहाँ पे कोई अनुमति नहीं। अब अनुमति क्या है, तो भाई आपने अपराध किया ही नहीं है, तो भाई मजिस्ट्रेट से वो जाके क्या पूछेंगे कि भाई इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं, या फिर मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रस्तुत भी आपको नहीं करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने से पहले उनको बताना होगा कि इन्होंने क्या अपराध किया। आपने तो कोई अपराध किया नहीं है, आपको आशंका के आधार पर, कि आशंका है कि आप अपराध कर सकते हैं, इसलिए आपको मजिस्ट्रेट की, यहाँ पे कोई भी मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं ली जाती है। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति को आपको निवारक निरोध के तहत आपको 3 माह तक गिरफ्तारी की जा सकती है। 3 माह तक, 3 महीने तक आपको थाने में बंद कर सके, खूब मारा जा सकता है, ठीक है। अब अंदर क्या होगा किसी को पता तो नहीं ना चलेगा भाई। अब 3 माह तक ही नहीं, अब इसको समझिए कैसे 3 माह से 6 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 15 भी, 16 भी, कितने साल तक आपको रख सकते हैं, अब इसको समझिएगा। यहाँ पे समझ में आया निवारक निरोध गिरफ्तारी, कि आपके ऊपर आशंका है पुलिस को कि आप शायद अपराध कर सकते हैं, इसके आधार पर आपको क्या हो गई भाई, गिरफ्तारी। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको यहाँ पे कितने महीने तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, मिनिमम 3 महीने तक। अब आगे बढ़िए। 3 माह से अगर लगता है पुलिस वाले को, थाने वाले को, कि 3 माह से अधिक तक अगर आपको जेल में बंद रखनी है, ठीक है, तो अब देखिए प्रोसेस क्या है। 3 माह से अधिक उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखना है तो उसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के अध्यक्षता में गठित सलाहकार बोर्ड की अनुमति से ही गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। क्या है, अब समझिए इसको। अब समझिए क्या है, जैसे कि मान के चलते हैं ये आप हैं, ठीक है, आपको निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तारी कर ली गई है, 3 महीने तक आपको गिरफ्तार करके रखा गया। अब जो पुलिस है या फिर कोई भी जांच एजेंसी हो सकती है, एनआईए हो सकती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको लगता है कि अभी भी आपके ऊपर उनको आशंका है कि आप 3 माह के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं, तो इस केस में अब उनको क्या करना होगा, आपको गिरफ्तार करके रखना है भाई। तो 3 माह तक हो गया, अब आपको क्या किया जाएगा, अब इसके लिए 3 माह से और अधिक तक आपको रखना होगा अगर पुलिस को या नेशनल एनआईए कोई भी जांच एजेंसी को आपको गिरफ्तारी करके। तो अब क्या किया जाएगा भाई, आपको लेकर के जाया जाएगा कहाँ, हाई कोर्ट के पास, ठीक है। हाई कोर्ट का जो एक जज जो होंगे, ठीक है, जज जो होंगे उनके ही अध्यक्षता में एक एडवाइजरी बोर्ड का, ठीक है, एक एडवाइजरी बोर्ड का क्या होगा भाई, गठन किया जाएगा। और इस एडवाइजरी बोर्ड के सामने जो पुलिस होगी या जो जांच एजेंसी, एनआईए मैं लिख दे रहा हूँ बार बार, कोई भी जांच एजेंसी हो जाएगी, वो जांच एजेंसी प्रस्तुत करेगी इस एडवाइजरी बोर्ड के सामने, अपना सारा प्रस्ताव रखेगी, अपनी सारी बातें रखेगी कि इनको 3 महीना और अधिक, ठीक है ना, हम इसको गिरफ्तार करके रखना चाहते हैं। वो सारी बातें इनको बताएंगे। और हाईकोर्ट की अध्यक्षता यानी कि जो जज हैं, अध्यक्षता में जो गठित सलाहकार जो ये बोर्ड है, ये अनुमति अगर आपको दे दी कि ठीक है, तो आपकी 3 माह तक की गिरफ्तारी फिर बढ़ जाएगी, ठीक है, 3 माह के आपको फिर से पुलिस कस्टडी में आप चले जाएंगे। तो अब जो हाईकोर्ट का ये हाईकोर्ट के जो जज हैं, जो इस एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, ये चाहे तो 3 महीना, फिर से 3 महीना एक्सटेंड कर करके आपको अनिश्चित काल तक आपको पुलिस कस्टडी में रख सकती है। इसीलिए निवारक निरोध जो है ना भाई, निवारक निरोध से जो गिरफ्तारी है, इससे बचना चाहिए, इसका मिसयूज बहुत होता है, ठीक है। ये पुलिस जांच एजेंसी वो एविडेंस रख देगी, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड के सामने। और इस एडवाइजरी बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं जज, हाईकोर्ट के ही एक जज होते हैं, अब ये अगर दे दिए जजमेंट कि ठीक है इनको 3 माह के लिए और रखा जाए, और फिर से 3 माह कंप्लीट होगा, फिर से आपको ले जाया जाएगा इस सलाहकार बोर्ड के पास, और फिर से ये पुलिस और यह जांच एजेंसी अपनी एविडेंस रखेगी, सारी प्रस्ताव रखेंगे, आपके बारे में रखा जाएगा, बहुत चीज़ बताया जाएगा कि भाई आप, और आपके बिल्कुल चांसेस है कि आप ऐसे घोर अपराध कर सकते हैं, तो फिर से 3 महीने के लिए आपको पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। क्लियर है भाई।
तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, निवारक निरोध के संबंध में संवैधानिक कानून। अच्छा हाँ, अभी इस बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में भी पूछा गया। जो निवारक निरोध के संबंध में संवैधानिक कानून में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है, तो याद रखिएगा संसद को होता है। इसका मतलब ये कि निवारक निरोध में अगर गिरफ्तारी हुई तो कितने माह तक आपको रखा जा सकता है, 3 माह। अब इसको अगर कम करना हो तो अब ये कम कौन कर सकता है, कानून बनाकर संसद। चाहे तो उसको 2 माह तक कर दे या 1 माह कर दे या 6 दिन कर दे या 5 महीना या 6 महीना। इसके ऊपर अगर कोई भी कानून बनाना है तो ये किसके पास पावर होता है, संसद के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई भाई। अब स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि स्वातंत्र्य 1922 तक हमने चीजों को देख लिया है, समाप्त हो चुका है। तो चलिए ठीक है, फिर यहाँ तक चीज़ों को आज हम लोग सेशन को एंड करते हैं। स्वतंत्र यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक हमने चीज़ों को समाप्त कर लिया है। एक बार देख लिया जाए कहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। देखिए हम लोगों ने 2 मूल अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही डिटेल में जा करके। सबसे पहले हमने देखा समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। देन हमने देखा स्वातंत्र्य अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जिसे आप कहते हैं आर्टिकल 19 से 22। नेक्स्ट डे हम लोग ये 2 इंपॉर्टेंट अधिकार देखेंगे यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 28 तक। और उसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि 2 क्लास में ये फिर आपका समाप्त हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।